सबसे weird part about shooting a video is the intro part. I don't know why, but I can never shoot a proper intro. It just seems so funny to me that I don't even end up greeting you guys. I just don't say hello everyone. मैं बस ये कहती हूँ कि अच्छा हाँ तुम्हारा बाईस को पेपर है ना और बताओ क्या चल रहा है. But I hope you really like that. डेलूलू में बहुत जीती हूँ मैं और फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम्हें वो मेरा इनफॉर्मल तरीका अच्छा लगे. बट यार जस्ट बेयर विद मी till the time I learn how to say a proper intro in a formal way. But till that time, तुम्हारा कब है पेपर? 11 मार्च को आई थिंक है. लेट मी चेक. या तो तुम्हारा 11 मार्च को इंग्लिश का पेपर है एंड 2-3 लोगों के कमेंट्स आए थे कि अब 10-11 दिन है तो बता दो अब कैसे इंग्लिश के लिए पढ़ना है, बिकॉज आई नो कि इंग्लिश कोई भी नहीं पढ़ता है पहले. मतलब आई थिंक जो भी लोग स्कूल में हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं प्री बोर्ड वगैरह के चक्कर में, वो जो स्कूल पेपर लेते हैं. बट ऑल द पीपल जिनका नॉन अटेंडिंग है वगैरह और या फिर जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे टू टेल यू कि इंग्लिश कैसे पढ़ें लास्ट के 10 दिन में. एंड बाय द वे आई स्कोर्ड 98 इन इंग्लिश. 98 आया तो थोड़ा बहुत तो मैं तुम्हें बता ही सकती हूँ. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव. नोट्स लिखे हैं मैंने. अभी तक मैंने कॉलेज का कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है बट यूट्यूब के तो भाई प्रॉपर लिख रही हूँ मैं. तो सबसे पहले बात करते हैं जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लाइक बुक भी नहीं खोली है या फिर किसी ने बुक नहीं भी खरीदी है. आई नो सच पीपल. सबसे पहली बात तो है कि स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर्स एज मच एज यू कैन एंड इन्जॉय रीडिंग दोज चैप्टर्स. जैसे तुम स्टोरी पढ़ रहे हो ना तो उसको इन्जॉय करना शुरू करो. और ऐसी कोई बोरिंग कहानियाँ हैं नहीं, मैंने भी पढ़ी हैं, अच्छी स्टोरीज हैं, थोड़ी बहुत है बोरिंग बट मोस्टली 70% अच्छी और इंटरेस्टिंग ही है. तो उनको बार बार पढ़ना शुरू करो और ऐसे पढ़ो कि वो तुम्हारे दिमाग में याद हो जाए. तुम मतलब जैसे अगर 4-5 बार मैंने कोई स्टोरी पढ़ ली तो मुझे पता होता है सीक्वेंस कि अच्छा हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ. और प्लस बात यही इंग्लिश के पेपर में ना वो तुमसे कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर डिटेल नहीं मांगता कि जैसे जब सेकेंड या थर्ड क्लास में थे कि इसकी शर्ट का कलर क्या था, ऐसे कोई तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है. उनको ओवरऑल मोटा मोटा जिस जानना होता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है. तो अगर तुम्हें सीक्वेंस पता होता है तो तुम कनेक्ट कर पाते हो और फिर तुम उसको अच्छे से फ्रेम करके लिख पाते हो. सो फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर्स. और चैप्टर ऐसे पढ़ो कि तुम्हें जनरली वो पढ़ के मजा आए. 4-5 बार पढ़ लिए और इतने कोई ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं नहीं, एक चैप्टर को पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगेंगी. मैंने एक और चीज़ की थी तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स बिकॉज दे वर जस्ट द बेस्ट. मतलब ये बताना ज़रूरी है नहीं, ऑल द पीपल जिनकी अच्छी टीचर्स रही हैं और जो अभी उनको 12th में पढ़ा रही हैं, आई थिंक दे वुड रिलेट टू दिस सो मच. मुझे ऐसा इंग्लिश में लगा कि मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी बिकॉज दे हेल्प मी सो मच. वो चैप्टर्स ही इतने अच्छे से पढ़ा देते थे, वो नोट्स इतने अच्छे से लिखवा देते थे कि आई डोंट थिंक दैट आई रेफर टू एनी अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम देयर ओन नोट्स. बट हाँ फॉर एनीवन जिसको नोट्स चाहिए या फिर थोड़ा चैप्टर समझने में मुश्किल आती है, मुझे भी आती थी, आई एम नॉट गोना लाई अबाउट दैट. मैं कुछ वेबसाइट्स के लिंक शो कर दूँगी स्क्रीन पे जिनको मैंने भी कभी कभी रेफ़र किया है जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. सो यू कैन रेफ़र टू दैट. तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो वेबसाइट्स हैं उन पर समरी गिवन होती है चैप्टर्स की, ठीक है, तो तुम वो समरी पढ़ सकते हो. या फिर पोएम्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. मैं सबसे पहले अपनी टीचर के नोट्स पढ़ती थी और उसके बाद अगर मुझे लगता था कि हाँ थोड़ा बहुत और देख लेते हैं कि क्या लिखा है वेबसाइट पे भी, तो मैं वो कर लेती थी. तो मैंने जैसे कोई पोएम पढ़ी, ठीक है, पोएम में 3-4 स्टैंडर्स है. पोएम के स्टैंडर्स हैं वो 4 लाइनें बट दे आर वेरी डीप मीनिंग टू इट. एनीवन हु राइट्स पोएम और लाइक्स रीडिंग पोएम वुड रिलेट टू दिस कि होती वो 4 लाइनें हैं बट इट होल्ड्स अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहले यही करो कि अगर पोएम है तो कोई भी स्टैंडर्ड तुमने पढ़ा, गूगल पे जाओ और जो भी तुम्हें लगता है कि क्रेडिबल सोर्स है, ऐसा नहीं कि कोई भी वेबसाइट खोल ली, द लास्ट रोड समरी और जो भी सामने देखा वो खोल लिया. जैसे 2-3 जो मैंने रेफ़र की थी मैं उनके लिंक्स डाल दूँगी, तो आप वो खोल सकते हो. एंड क्रेडिबल सोर्सेज होने चाहिए एंड फिर उसमें जाके देखो कि उन्होंने स्टैंजा को कैसे समझाया है, उसको पढ़ने की कोशिश करो. उसके बाद समझो, लाइक जैसे स्टैंजा पढ़ लिया फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, वापस स्टैंजा पढ़ो, तो उसके कारण से वो जो समरी है वो आपके दिमाग में रिटेन होनी भी शुरू हो जाती है. जैसे ये जो 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैंने मोस्टली नोटिस किया है कि वो एंटायर जिस्ट या समरी मांगते हैं तुमसे
पोएम या स्टोरी की, चाहे एक लाइन दे दी हो स्टोरी के बारे में, बट वो तुमसे पूछ लेंगे कि आपने क्या सीखा है स्टोरी से। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तुम्हें पूरी जिस्ट या समरी पता होनी ही चाहिए। सो माई एडवाइस वुड बी कि आप जो भी चैप्टर, जो भी पोएम पढ़ रहे हो, आपको उसकी समरी बहुत 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 अच्छे से याद होनी चाहिए। मतलब मुझे याद है कुछ कुछ चैप्टर्स की तो ऐसा भी था कि मुझे अगर वो 2 या 3 मार्कर में भी आया है ना, अगर मुझे वो स्पेसिफिक पार्ट आता नहीं था, बट जस्ट बिकॉज मुझे समरी याद थी, मैंने वो समरी का यूज़ करके भी वो आंसर किया हुआ है वो क्वेश्चन। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वॉट एवर इज हैपनिंग इन द चैप्टर और द पोएम। टॉकिंग अबाउट द राइटिंग पोर्शन, वही यार 4-5 बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं। अब मैं लिस्ट डाउन नहीं करने वाली कौन सी राइटिंग्स होती है, तुम्हें पता होगा। वही 4-5 चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि फॉर्मेट में अपने मार्क्स लूज़ मत करना, बिकॉज इट्स लिटरली द मोस्ट बेसिक थिंग एवर। क्योंकि जितना भी 5-6 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें से 1-2 नंबर या 2-3 नंबर तो फॉर्मेट के होते ही होते हैं। यू कैन आस्क योर टीचर अबाउट द सेम, उनको एग्जैक्ट आई थिंक नंबर पता होता है कितने नंबर मिलते हैं फॉर्मेट के। सो डोंट लूज योर मार्क्स ओवर देयर। एंड राइटिंग में अगर आपको अपनी टीचर से पूछो, अगर आपको कोई ऐसा परफेक्ट आंसर मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट राइटिंग तुम्हारे में है नहीं है, जो भी है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि टीचर से पूछो कि रिपोर्ट राइटिंग का कोई एक क्वेश्चन और उसका परफेक्ट आंसर, मतलब जिसको प्रॉब्ली पिछले कुछ सालों में हाईएस्ट मार्क्स मिले। बिकॉज मुझे पता है कि किसी के अगर 100 आते हैं तो वो जो पेपर होता है वो CBSE के पोर्टल पे अपलोड होता है। तो एक बार वो देखो कि जिनके 100 आए हैं तो उनका आंसर कैसे लिखा गया है। बिकॉज जब तक आप अपने आंसर को परफेक्ट आंसर से कंपेयर नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वॉट इज़ दैट वन थिंग आई एम लैकिंग बिहाइंड इन। जो फॉर एग्जाम्पल किसी राइटिंग पोर्शन में 5 में से 3 मिल रहे हैं, और मेरा फॉर्मेट, कीपिंग इन माइंड कि मेरा फॉर्मेट पूरा सही है, और किसी बच्चे को 5 में से 5 मिले हैं, फिर 4.5 मिले हैं, तो वो क्यों मिले उसको, मैंने ऐसा क्या नहीं किया जिसके कारण से मेरे वो 2 नंबर कट गए। तो दिस एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो, ट्राई करो कि आप अपनी टीचर से बार बार उसको चेक करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट राइटिंग है, मैंने 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया, मैंने वो मैम को पढ़ा दिया कि मैम एक बार प्लीज़ चेक कर लो। और बोर्ड के पेपर से पहले तुम्हारा उद्देश्य ही होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा गलतियाँ ढूंढ सकते हो उतनी गलतियाँ ढूंढो। अगर टीचर सर्कल मार रही है ना 5-6 बार तुम्हारी राइटिंग में, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शी इज़ पॉइंटिंग आउट ईच एंड एवरी मिस्टेक ऑफ योर्स, ताकि वो पेपर में जाके ना हो। अभी भाई तुम कितनी गलतियाँ करो, अभी तुम 10 दिन में कितनी गलतियाँ करो, बट उस दिन पेपर में नहीं होनी चाहिए, बात वो है। सारी राइटिंग्स चेक करा लो मैम से इफ़ इट्स पॉसिबल। देखो अपनी गलतियाँ ढूंढो एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, फिर दूसरी बार तो जी हम भूल ही गए कि हमने ये गलतियाँ भी की थी। अगर गलतियाँ तुम सुधारते नहीं हो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लास्ट ईयर तक, मेरे टाइम तक, मुझे याद है लिटरेचर में डायरी एंट्री या डायलॉग राइटिंग टाइप्स आ जाते थे, मतलब 5 मार्कर में। मुझे याद है कि मैंने खुद एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जिसमें उन्होंने 5 मार्कर में एक डायरी एंट्री लिखने को बोलता है। तो डायरी एंट्री, डायलॉग राइटिंग, इन सब के फॉर्मेट्स प्लीज़ एक बार देख के चले जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें आंसर आता हो, बस जस्ट बिकॉज तुम्हें डायरी एंट्री का फॉर्मेट ही नहीं पता था इसलिए तुम आंसर ही नहीं लिख पाए। सो मेक श्योर यू डू दैट। एंड फॉर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन आसान ही आता है, ऐसा मैं तुम्हें कुछ डराने के लिए बोलना नहीं चाहती, बट कभी कभार ना थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग सा हो जाता है माइंड की, अच्छा इसका आंसर बोल सकता है, इसका आंसर बोल सकता है, स्पेशली जो 1 मार्कर्स होते हैं। एंड कॉम्प्रीहेंशन में यूजुअली 1 मार्कर्स ही आते हैं। तो ट्राई करो कि जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसमें से कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लो। कॉम्प्रीहेंशन जैसे हर रोज़ 1-2 कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लिया, आई थिंक दैट वुड बी इनफ। ट्राई करो कि टाइमर लगाओ और उसी टाइम में कॉम्प्रीहेंशन को पूरा करने की कोशिश करो। अब थोड़े 10 दिन में ना थोड़ा लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर लो। अगर किसी की आदत छूट चुकी है, अगर किसी ने 1-2 महीने पहले प्री बोर्ड्स दिए थे, लिखने की तो बिल्कुल आदत ही नहीं है, तो प्लीज़ लिखने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। मतलब 1-2 राइटिंग्स प्रैक्टिस कर ली हर रोज़, या फिर एक 5 मार्कर लिख के देख लिया, ताकि स्पीड बनी रहे पेपर के टाइम तक भी। एंड पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मुझे याद है मेरे टाइम में मेरे खुद 1-2 दोस्तों के बहुत मुश्किल हुआ था टाइम मैनेज करने में, और लास्ट के बिल्कुल ऐसे 5 मिनट बच गए थे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो आपके साथ ना हो। शुरू से अपनी स्पीड मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अभी से बोल रही हूँ कि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, ताकि उस टाइम पर ऐसे हाथों में जोर ना पड़े। बट आई विल मेक अनदर वीडियो
related to the last 2 days कि अब क्या करना है about the revision part and how to present your answers in the paper. So stay tuned for that one and I hope कि अभी जो भी मैंने बोला पिछले 10 मिनट में तुम्हें कुछ तो ढंग का लगा होगा. That's it. Whatever doubts you have, shoot them in the comment section below. I might sound a little dead right now because I haven't been fine. I think मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी weird सी है. But जो भी है, किसी ने पूछा नहीं था पर मैंने फालतू में बता दिया. That's it. I'll see you in the next one. Bye bye.